हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 7 मतलब अल्टरनेटिंग करंट तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग को चैप्टर 8 शुरू करना है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये चैप्टर का नाम है। अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक जान लिया जाए। इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे नहीं, केवल बताएंगे इंट्रोडक्शन में है क्या। जैसे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर देखा जाए तो ऐसा नाम हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके। लेकिन यहाँ पे है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का रिलेशन होगा, और उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेव बन रहा होगा। यही रिलेशन होना चाहिए। मतलब इतना चैप्टर नेम पढ़ के तो यही लग रहा है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था कि इलेक्ट्रिक का जनरेशन हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके, इलेक्ट्रिक का इंडक्शन हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके। तो ऐसे कुछ यहाँ पे भी कहानी होना चाहिए। अजम्पशन हम लोग सोच रहे हैं, अभी हम लोग पढ़े नहीं, सोच रहे हैं ऐसा सोच सकते हैं, ये सब हो सकता है। अब एक्चुअल में जो होता है उन सब चीज़ों को जाना जाए तो इसको पढ़ने से पहले कुछ इतिहास में चला जाए। इतिहास कहने का मतलब जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें चला जाए। चैप्टर 4 सबसे पहले हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे, जो काम का है वही चीज़ उठा रहे हैं। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, ठीक है, जिसमें आई करंट है, तो क्या होगा कि अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अपने आसपास से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, ये हम लोग जान रहे थे। अगर एक और करंट कैरिंग वायर रख दे, हम लोग ये सॉल्व करके निकाले भी थे डेरिवेशन करके कि दो करंट कैरिंग वायर है, अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स लगाएंगे। ये हम लोग पढ़े थे चैप्टर 4 में। तो वहाँ ये पता चलता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 में चलते हैं। चैप्टर 6 में क्या पढ़े थे, चैप्टर 6 में हम लोग ये देखे थे कि जब कभी भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे, मतलब जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगता है। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बात करेंगे तो था फ्लक्स में, अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं टाइम के हिसाब से फ्लक्स में चेंज हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। ये सब बात हुआ था चैप्टर 6 तक। लेकिन क्या इसका रिवर्स के बारे में अभी तक हम लोग बात करते थे। रिवर्स कहने का क्या मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें टाइम के हिसाब से तो क्या वो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करें हम लोग और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ले सकते हैं क्या। तो इसका रिवर्स का जवाब उस समय तक तो नहीं मिला था, लेकिन इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ये मैक्सवेल द्वारा किया जा रहा था। ये जो रिवर्स वाला है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड पाना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था मैक्सवेल द्वारा। अब मैक्सवेल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जैसे हम लोग पुरानी चीज़ों को उठा के समझे हैं, वैसे मैक्सवेल भी पुराने इक्वेशंस को उठा के कर रहे थे। पुराने इक्वेशन में वो उठाए थे एम्पियर सर्किटल लॉ को, मतलब ये जानने के लिए कि अगर हम लोग टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये पता लगाने के लिए वो एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल किया है। जब एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके जब वो सॉल्व कर रहे थे तो उनको कुछ कमी देखने को मिल रहा था। मतलब आंसर तक तो पहुंच जा रहे थे लेकिन हर बार एक कमी देखने को मिल रहा था। वो जो कमी देखने को मिल रहा था किसी एक पर्टिकुलर करंट में कमी देखने को मिल रहा था। तो उस कमी को यहाँ पे जो नाम देते हैं मैक्सवेल, वो नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट में कमी देखने को मिलता है और वो जो कमी होता है उसको वो नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब वो जो कमी है, वो जो करंट है, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे हम लोग जान लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन तुम लोग को बताई थी कैसे क्या कहानी गया। अब वो बात करते हैं जो मैक्सवेल इनकंसिस्टेंसी निकाले थे, मतलब जो कमी निकाले थे एम्पियर सर्किटल लॉ में, जो उनको कमी देखने को मिला था वो भी हम लोग समझ लिया जाए क्या कमी देखने को मिला था। तो हेडिंग है इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसमें जो कमी था वो सीधे हम लोग देख लें। तो वो जानने के लिए सबसे पहले एक हम सर्किट डायग्राम बना दें। ठीक है, इस सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करके रखें। तो यहाँ पे आई करंट जा रहा है और ये कैपेसिटर है, इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इसे नेगेटिव दे दिए और दो लूप बनाएंगे। एक लूप ये है, एक लूप ये है। एक लूप का नाम दे देते हैं C1, दूसरे लूप का नाम दे देते हैं C2। ये लूप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस लूप से हम लोग करंट पास कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे एम्पियर सर्किटल लूप लॉ में एक क्लोज लूप लिया जाता था, वही लूप है ये। ठीक है, तो बात कर ले क्या है अपने पास। तो लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर। तो क्या लिए हम लोग, कैपेसिटर लिए हैं जिसका कैपेसिटेंस C हो गया, ऑफ कैपेसिटेंस C। इसको हम लोग क्या किया, कनेक्ट किए हैं। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ठीक,
जो फिगर तो वही बात कर ली। अब हम लोग जो लेट के हैं वो भी कर लिया जाए। एक और चीज़ लेट के हैं, लेट टू लूप, दो लूप है अपने पास, एक C1 है एक C2 है। कहाँ कहाँ है, तो जो C1 है वो आउटसाइड कैपेसिटर है, एंड जो C2 है वो इनसाइड कैपेसिटर प्लेट है। तो जो फिगर में मिला वो सब हम लोग अभी तक लिख दिया। ठीक है, इतना कहानी हो गया। अब हम लोग निकालते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करके जो फॉर्मूला मिलेगा। तो पहले C1 लूप के लिए निकालते हैं। जो C1 लूप है अपने पास उसके लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यही होता है कि जो क्लोज लूप है उस क्लोज लूप में जो करंट होता है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL। अब यहाँ जो आई है, आई को हम लोग बोल देते हैं कंडक्शनल करंट, क्योंकि कंडक्ट हो रहा हो तो आई को यहाँ पे बोल देते हैं कंडक्शनल करंट। ठीक है, सब बढ़िया यहाँ तक। ऐसी सेम बात कर लें C2 के लिए, क्या निकालना, लाइन इंटीग्रल BDL। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग बगल में जाएंगे म्यू नॉट टाइम्स C2 में, हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज होता है लेकिन उसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो मतलब यहाँ जो C2 है वहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर C2 में करंट 0 हो गया तो ये पूरा पार्टी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि क्लोज लूप के लिए अपने को करंट निकालना होता। तो यहाँ जो C2 है उस लूप में कोई करंट ही नहीं होगा, तो जब कोई करंट नहीं होगा तो किसके बराबर हो गया, 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिला, कोई कंडक्शनल करंट देखने को नहीं मिला। तो यहाँ हो गया नो कंडक्शनल करंट। अब ये जो बात है यही तो गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया, अब वो भी देख लीजिए। अगर हम लोग ऊपर से बात कर लेंगे तो एम्पेयर सर्किट लॉ क्या हो गया, देखो ये पूछा जा सकता है कमी कहाँ निकला था एम्पेयर सर्किट लॉ में, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ऊपर से क्या पता चलिए, जो एम्पेयर सर्किट लॉ है इनकंसिस्टेंस है, कमी है इसमें। दिख रहा है यार, नहीं दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा। अब क्यों कमी है, तो जो लूप 1 है मतलब C1 और जो लूप 2 है मतलब C2, उसके लिए जो लाइन इंटीग्रल BDL है वो सेम नहीं है। और सर्किट तो एक ही लिए हम लोग, एक ही सर्किट में दो अलग अलग पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो भाई वहाँ तो सेम वैल्यू निकलना चाहिए, लेकिन सेम वैल्यू तो नहीं निकल रहा। जब सेम वैल्यू नहीं निकल तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है। तो यहाँ किस चीज़ का कमी था, करंट का। वही मैक्सवेल जो देख रहे थे, करंट का कमी था। वही करंट को एक्स्ट्रा ले आते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो था लाइन इंटीग्रल BDL वो क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, यही कमी है उसमें। समझ में आया मेन कमी क्या हो गया। तो मेन कमी हो गया किसी एक सर्किट में अगर हम लोग निकाल रहे हैं एम्पेयर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करके, तो दोनों जगह सेम वैल्यू नहीं मिल रहा। अब इसी सेम वैल्यू को ले आने के लिए मैक्सवेल थोड़ा सा मेहनत करते हैं। मैक्सवेल सबसे पहले देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब सेम वैल्यू ले आना है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट पे एक एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा। वो करंट का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो अगला चीज़ है अपने पास वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हो गया, ये क्या है, करंट है। जो खेल में आता है, विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शनल करंट। तो ये कब आता है, कंडक्शनल करंट के वैल्यू को ऐड करने के लिए आता है जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि मेन खेल तो वही ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज किया जाएगा और वहाँ पे देखा जाएगा कि अपने पास कोई करंट मिसिंग है, तो उस करंट को मिस को फुलफिल करने के लिए कौन सा करंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये आता कहाँ है, ये जो कैपेसिटर वाला प्लेट है अपने पास, ये सर्किट कनेक्टेड था, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, ये सब चीज़ें थी अपने पास। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अपने पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मोशन ऑफ चार्ज नहीं है। तो जब कोई मोशन ऑफ चार्ज नहीं है तो इसलिए यहाँ जो करंट होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते नो मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई एक्चुअल मोशन नहीं है लेकिन फिर भी करंट है। वो जो करंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बट द करंट इज प्रेजेंट। ये जो करंट है इसी करंट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उम्मीद करेंगे समझ आया होगा।
डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया। तो जब कभी भी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ एक्चुअल मोशन ऑफ चार्ज होता नहीं, लेकिन फिर भी एक करंट वहाँ है। वो जो करंट है उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब स्टार्टिंग में कहाँ था, फाइनल कहाँ था, कौन सा रास्ता, इस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। वही बात यहाँ पे, यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं सीधे, तो यहाँ एक्चुअल मोशन ऑफ चार्ज नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि भाई चार्ज यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ पे कौन सा करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। तो बेसिकली यही था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन ही है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ तो है नहीं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो स्टेडी करंट है अपने पास, या फिर स्टेडी करंट वाले स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर, उसके बारे में चलते हैं। स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर, अब ये क्या बोला, स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। तो स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर मतलब देखो, स्टेडी स्टेट मतलब नॉर्मल तरीके से रहेगा। अब यहाँ नॉर्मल तरीका तब होगा जब वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। तो ये अपने पास कैपेसिटर, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। वही कहानी है, प्लस माइनस करंट आई कनेक्ट कर दी। अब बात यहाँ पे स्टेडी स्टेट लेना अपने को, कैपेसिटर कहने का मतलब फुल्ली चार्ज। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब क्या हो गया, फुल्ली चार्ज वाला कंडीशन लेना अपने को। तो अब बात क्या होगा, पहले वही बात लिख लिया जाए, एज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। तो जब फुल्ली चार्ज रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो कोई डिस्प्लेसमेंट करंट ही देखने को नहीं मिलेगा। तो हेंस डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो आईडी लिखे, आईडी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ये क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो कितना हो जाएगा, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है तो इसका मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो आईडी होता है, ये आईडी क्यों आता है, ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा टाइम के हिसाब से, तभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले कंडक्शनल करंट के बारे में, दो तरह के करंट हो गया, एक हो गया कंडक्शनल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में है। तो अगर हम लोग कंडक्शनल करंट के बारे में बात कर लेंगे तो कंडक्शनल करंट का फॉर्मूला सिंपल जनरल जो फॉर्मूला होता है वो ही हो जाएगा, डी क्यू अपन में डी टी। और अब हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, आई डी, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, फ्लक्स पे। कौन सा फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। किसके हिसाब से डिपेंड कर रहा है, टाइम के हिसाब से। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अब इसको अगर हम लोग ये जो प्रोपोर्शनल वाला साइन है उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक जनरल फॉर्मूला अपने पास आ रहा है, आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स, फ्लक्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। अब हम लोग देख लें भाई, ये दोनों एक ही सर्किट में है, कंडक्शनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट एक ही सर्किट में है, एक प्लेट्स के बीच में है और एक सर्किट में। तो दोनों में आपस में कुछ रिलेशन तो होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे यहाँ से अगर करंट, जो भी करंट जा रहा है वही सेम करंट यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना, मतलब लॉजिकली तो वही होना चाहिए। जो करंट यहाँ पे जा रहा है वही करंट यहाँ प्लेट के बीच में भी तो होना चाहिए। अगर अलग अलग वैल्यू है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो अब दोनों के वैल्यू को निकाल के देखा जाए, या फिर ऐसा कह कि दोनों को देखा जाए आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं। तो अब हम लोग निकालेंगे रिलेशन किसके किसके बीच में, आईसी और आईडी के बीच में। मतलब ये जो कंडक्शनल करंट है सर्किट में और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, दोनों का वैल्यू क्या होगा, या दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं, यही अब अपने को निकालना है। तो क्या है अपने पास अगला हेडिंग, रिलेशन बिटवीन। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट फिर चलते हैं, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। तो क्या है अपने पास, रिलेशन बिटवीन आईसी एंड आईडी, ठीक है। यही अपने को देखना है, रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, आईसी और आईडी के बीच में, मतलब कंडक्शनल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो जो जानते हैं वही हम लोग लिख दें। तो आईसी क्या है अपने पास, डी क्यू बाई डी टी, यही जानते हैं हम लोग पहला। आईडी क्या जानते हैं हम लोग, या आईडी जो आता है कैसे आता है, फ्लक्स से आता है, ठीक है। तो पहले फ्लक्स को लिख देते हैं, या फिर अगर आईडी लिखना चाहें तो आईडी हम लोग क्या लिखे थे, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और तब फ्लक्स कौन सा, इलेक्ट्रिक वाला।
तो यही है अपने पास। अगर हम लोग फ्लक्स के बारे में बात कर लेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एन वेक्टर और ई वेक्टर आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, मतलब फ्लक्स कितना हो गया, ई ए हो गया। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर कितना होता है वो भी जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। देखो कुछ करना नहीं, जो आईसी और आईडी लिखे अब एक एक करके जो रिलेशन जानते हैं वही सब लिख रहे हैं। तो इनसाइड कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर यही होता है। या अब जिसके लिए भाई पहले जाके देखना पड़ेगा ना, कैपेसिटर वाले चैप्टर में जाके देखना पड़ेगा, होता ना क्या, हमको याद है हल्का फुल्का तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। और जो सिग्मा होता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हो गया अपने पास। रिप्लेस अगर कर देंगे, मतलब रिप्लेस करके ये भी तो लिखा जा सकता है। तो जो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो क्या मिल रहा है अपने को, ई की जगह पे क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, साथ में ए भी है यहाँ पे, ए से ए कैंसिल, कुल मिला के कितना आ गया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे क्या लिख दें हम लोग, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करें, तो जो वैल्यू पुट करेंगे तो आगे फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कर ले भाई, ठीक है। ये हुआ। अब ऊपर वाले में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन जो था अपने पास तो क्या था, आई डी क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, फ्लक्स की जगह पे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही अपने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ से कुछ जादू कर लिया जाए, एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी, ये कैंसिल, ये हो गया आई डी, ये हो गया आई डी। और डी क्यू बाई डी टी क्या था, आई सी तो था, तो यही तो है आई सी। और देखो मिल भी क्या अपने को, जो आई डी है मतलब जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो कंडक्शनल करंट है दोनों आपस में इक्वल है। फॉर्मूलाज भले अपने को अनइक्वल मिले, अलग अलग देखने में लग रहा हो, लेकिन जब दोनों को सॉल्व किया गया, डिराइव किया गया, तो दोनों का वैल्यू अपने को क्या देखने को मिला, सेम। तो जो न्यूमेरिकली होगा वो आई डी और आई सी न्यूमेरिकली इक्वल। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू ऑफ करंट, कौन कौन सा, डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शनल, दोनों आपस में इक्वल देखने को मिला। तो अब हम लोग क्या कर ले, दोनों जब सेम देखने को मिल गया तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा बदलाव किया जाए। तो अब हम लोग लिखेंगे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या चेंज ले आया गया एम्पियर सर्किटल लॉ में वो देखा जाए। तो क्या था अपने पास, ये तो था ही, और साथ में था म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। लेकिन यहाँ पे दो करंट है अपने पास, एक है आईसी, एक है आईडी। अब देखो आईसी और आईडी दोनों एक साथ हम कैसे लिख दें, जो आईसी है वो कहाँ पे रहेगा, सर्किट में रहेगा। तो जब आईसी सर्किट में रहेगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब अगर हम लोग सर्किट में लूप बना के निकाल रहे हैं तो उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब उस समय केवल क्या मिलेगा अपने को, म्यू नॉट बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी। उस समय डिस्प्लेसमेंट करंट 0 मिलेगा। लेकिन जैसे प्लेट्स के बीच में हम लोग चले जाएंगे तो कंडक्शनल करंट 0 हो जाएगा। उस समय क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई टी। और ये भी पता है अपने को कि दोनों आपस में इक्वल है। मतलब एक बार ये 0 हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके वही सेम वैल्यू मिलेगा, एक बार ये 0 हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके वही सेम वैल्यू मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब इसी चीज़ को मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके कई सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देख ली, कंसिस्टेंसी, मतलब जो कमी था एम्पियर सर्किटल लॉ में वो देखें। उसके वजह से एक नया करंट आया है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका डेफिनेशन देखें और रिलेशन देखें जो अपने पास कंडक्शनल करंट मतलब सर्किट वाला और प्लेट्स के बीच में जो करंट है वो उन दोनों में रिलेशन क्या था। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग मॉडिफाई कर दिए। अब मॉडिफाई तो कर दिए, अब थोड़ा सा एक और बार इसको अच्छे से समझ लिया जाए। मतलब डायग्राम बना के प्लेट्स वाला, बैटरी वाला। तो ये हो गया अपने पास बैटरी कनेक्टेड, ये हो गया अपने पास की, ये हो गया प्लेट, ये हो गया एक लूप, ये हो गया दूसरा लूप। C1 C2 बोलते वही तो ले रहे थे हम लोग, प्लस माइनस, ये हो गया I। ठीक है, करंट जैसा जा रहा है इसमें। और यहाँ कौन सा करंट होगा, IC। और यहाँ कौन सा करंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा ID। अब हम लोग फॉर C1 निकालें, मतलब इसी चीज़ को हम पूरे डायग्राम से बना रहे हैं। मतलब लूप 1 के लिए अगर निकालेंगे तो लाइन इंटीग्रल PDL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC मिलेगा अपने को, मिलेगा। अगर यही चीज़ हम लोग निकालेंगे C2 के लिए, लाइन इंटीग्रल PDL म्यू नॉट ID मिलेगा अपने को, मिलेगा। इतना समझ आ रहा होगा सबको। और अपने को ये भी मालूम है कि IC और ID आपस में क्या है, इक्वल है। चलो दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद, हाँ।
तो आईसी और आईडी आपस में इक्वल है, ये भी अपने को पता है। अब जब आईसी और आईडी आपस में इक्वल है तो अगर हम लोग बात करें, मतलब ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, आईसी मतलब आरएचएस इक्वल एलएचएस इक्वल, तो क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा? तो जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो लाइन इंटीग्रल बी डी एल होगा C1 के लिए, या C1 लिख देते हैं, और लाइन इंटीग्रल बी डी एल होगा C2 के लिए, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये हो गया अपने पास कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ये जो चीज़ है, ये जो हम लोग ले आए हैं एम्पियर सर्किट लॉ कंसिस्टेंस प्रूफ करने के लिए ले आए थे। तो एम्पियर सर्किट लॉ इज कंसिस्टेंस, अभी तक इनकंसिस्टेंस था लेकिन अब कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट कैसे हो गया? जैसे जैसे अपने पास आईसी और आईडी आए। तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एक तो इनकंसिस्टेंसी क्या था, कमी वो, और उसको कंसिस्टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ा। तो कंसिस्टेंस बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट ले आना पड़ा, और दोनों का वैल्यू आपस में जब देखे सेम था, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंस हो गया। इसके पहले कमी क्या निकल रहा था कि एक चीज़ जीरो आ रहा था, मतलब ये लपाटी जीरो आ रहा था, तभी तो दोनों इक्वल नहीं था। लेकिन यहाँ दोनों इक्वल मिल गया अपने को, दोनों इक्वल मिल, जैसे आईसी आईडी इक्वल तो आरएचएस इक्वल, एलएचएस इक्वल, सब आपस में इक्वल मिल गया। तो इसका मतलब एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो गया? कंसिस्टेंस हो गया। उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा, और अपना लगभग 20-22 मिनट का वीडियो भी बन गया। अब इसके बाद जो बचता है अपने पास प्रॉपर्टी कुछ बचता है, मतलब थियोरेटिकल पार्ट बचता है, उसको अगर अभी बताने जाएंगे तो 5-10 मिनट लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जाएगा। तो अब बाकी का जो भी चीज़ है उसको कल किया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का इतना चीज़ समझ आया होगा। बाकी कहना यही है कि भाई पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना, आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन वेंशन नहीं, सब बढ़िया रहेगा, और ख्याल रख के पढ़ते रहो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।